हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। भारत में नए मध्यम वर्ग का उदय। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ इस चैप्टर में मध्यम वर्ग मिडिल क्लास को पढ़ना है। तो भारत में मध्यम वर्ग, स्पेशली जो नया मध्यम वर्ग है, उसका उदय किस प्रकार से हुआ, क्या विशेषताएं हैं उसकी मेन बात हमें करनी है। तो फ्रेंड्स, कोशिश है कि इस चैप्टर को बहुत ही जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। बहुत ही कम शब्दों में आपको मैं इस पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम यूरोप की कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी बात करें कि यूरोप में आखिर मिडिल क्लास कैसे अस्तित्व में आया, तो देखिए, यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, ब्रिटेन में स्पेशली, तो उसी के कारण वहाँ पर मध्य वर्ग का काफ़ी विकास हुआ था, काफ़ी उदय हुआ था। बट अब हम बात करते हैं मेनली कि औपनिवेशिक भारत में मध्यम वर्ग कैसा था। मिडिल क्लास इन कॉलोनियल इंडिया, मतलब कि आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत पर, तो उस समय कैसा मिडिल क्लास भारत में था। बर्नियर के अनुसार भारत में 17वीं सदी में केवल 2 वर्ग पाए गए, सर्वोच्च एवं अति निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग से बर्नियर ने इनकार किया है। इसके विपरीत यह भी कहा गया है कि भारत में एक छोटा परंतु प्रभावशाली मध्यम वर्ग मुगल साम्राज्य में भी रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें औपनिवेशिक टाइम से थोड़ी पहले की, तो उस समय के जो दार्शनिक थे वो थे बर्नियर वगैरह। दार्शनिक मतलब विजिटर्स थे, ये यात्री थे, ठीक है। बर्नियर हो गए, या दूसरे जो यात्री थे भारत आ रहे थे, उनमें से एक था बर्नियर, जो कि फ्रांस का एक यात्री था भारत में, जिसने भारत में दौरा किया अपना, और भारत के बारे में इसने कई किताबें लिखी, कई सारी बातें लिखी। अब बर्नियर के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, तो बर्नियर ने कहा कि भारत में सिर्फ 2 ही वर्ग हैं, एक तो सबसे ऊंचा है और एक सबसे नीचा है। मतलब 3 वर्ग नहीं, मिडिल क्लास है ही नहीं भारत में, बर्नियर ने ये कहा। बट उसी समय अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था। ऐसा माना जा रहा था कि देखो, अगर मध्यम वर्ग का मतलब ये होता है कि सबसे गरीब और सबसे अमीर के बीच का, तो कई सारे व्यापारी थे, ऐसे कई सारे समृद्ध किसान थे, ज़मींदारों को भी इसमें शामिल किया गया था। तो कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत मध्यम वर्ग था। मुग़ल टाइम पर भी भारत में मध्यम वर्ग था, बट हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं था, बट थोड़ा बहुत था। 19वीं सदी में भारत में मध्यम वर्ग का पुनरुदय प्रारंभ हुआ। जिस परिप्रेक्ष्य से इस वर्ग का उदय हुआ, वह एक विभाजित सामाजिक परिप्रेक्ष्य था। यह मध्यम वर्ग एक ऐसे पुरातन सामाजिक ढांचे से उभर रहा था जो कि जाति एवं समुदाय के आधार पर संचालित था। अब देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या है? देखो, 19वीं शताब्दी का मतलब है 1800 के बाद। जैसे 1800 पूरा होता है, तो उसके बाद शुरू हो गई 19वीं शताब्दी। तो 1800 के बाद से 19वीं शताब्दी में भारत में मध्यम वर्ग का पुनरुदय यानी कि उदय देखा गया। ये किस कॉन्टेक्स्ट में था? ये सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में था। कैसे? अब समाज में बहुत सारी रूढ़ियाँ थी। हम जानते ही हैं ना कि समाज भारत का कैसा था। बहुत सारे अंधविश्वास थे भारतीय समाज में, बहुत सारी पुरानी प्रथाएं थी जो कि सही नहीं थी। जाति वर्ग था, समुदाय था। तो ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में मध्यम वर्ग का उदय देखा गया। मतलब कि भारत में मध्यम वर्ग का उदय सामाजिक विभाजन के तौर पर, मतलब समाज में जो बुराइयां थी उनको खत्म करने के तौर पर मध्यम वर्ग का उदय देखा गया। अभी आगे आप समझेंगे इसको। भारत में औपनिवेशिक काल में मध्यम वर्ग का उदय कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास के प्रेसिडेंसी शहरों में हुआ। इन शहरों में उस काल में भी वर्गीकरण था। एक और निम्न वर्ग याजकीय उपजीविकाएं, क्लरिक जॉब्स थी, तो दूसरे ध्रुव पर उच्च कोटि के आधिकारिक पद। देखिए दोस्तों, इन दोनों के मध्य बहुविविध मध्य वर्गीय जीवन शैलियाँ थीं। अब भारत में औपनिवेशिक टाइम पर जो मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था, वो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पर कैसा था? तो यहाँ पर जो निम्न वर्ग के लोग थे, उन्हें क्लर्क वगैरह की जॉब मिल रही थी। अब वो पढ़ लिख कर इतने लायक बन रहे थे कि उन्हें क्लर्क वगैरह की जॉब मिल रही थी।
इसके अलावा जो ऊंची जाति के लोग थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उन्हें ऊंचे पद भी मिल रहे थे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में मध्यम वर्ग की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों में बदलाव मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षण नीति से आया। इस अंग्रेजी शिक्षण से निर्मित मध्यम वर्ग देश में अंग्रेजी शासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होगा। इस विचार द्वारा इस वर्ग को आश्रय एवं बढ़ावा दिया गया। अंग्रेजी शिक्षण नीति के आश्रय में भारतीय मध्यम वर्ग विशिष्टता की ओर तीव्र गति से अग्रसर हुआ। इसने क्लर्क एवं शिक्षक पैदा किए, परंतु साथ ही नेता, व्यवसायी, बुद्धिजीवी आदि भी पैदा किए। इंग्लैंड में ब्रिटेन शासन तंत्र की इस तरह भारत में इस मध्यम वर्ग की संरचना ब्रिटिश मध्यम वर्ग का एक हल्का प्रतिबिंब मात्र थी। अब देखिए दोस्तों, भारत में जो मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था 18वीं शताब्दी के बाद, वो अंग्रेजों की अंग्रेजी शिक्षण नीति के कारण था। अब अंग्रेज चाह रहे थे कि देखो, अगर अंग्रेज अपने ही किसी देश के अंग्रेज को अगर नौकरी पर रखते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा था। अब अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम भारतीयों को ही अंग्रेज बना दें। अब अगर हम इंग्लैंड से कई सारे अंग्रेज़ों को लाएंगे, उन्हें इतना ज़्यादा पैसा देंगे, तो कंपनी का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। वो अंग्रेज़ हैं तो, और वो इतनी दूर से आके काम कर रहे हैं, वो अपने काम में माहिर भी हैं, तो वो ज़्यादा पैसा ही लेंगे। बट अगर हम भारत में ही अगर हम भारतीय लोगों को अंग्रेज अगर हम बना देते हैं, मतलब पढ़ाई से, संस्कृति से अगर हम उन्हें अंग्रेज बना देते हैं, तो ये हमारे प्रशासन में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएंगे और इन्हें हमें कम पैसा देना पड़ेगा। तो भारत में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था औपनिवेशिक टाइम पर, वो अंग्रेज़ों की शिक्षण यानी कि एजुकेशन पॉलिसी के कारण ही था। अब अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति अपनाई थी जिससे कि भारत में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसमें जो बुद्धिजीवी थे, व्यवसायी थे, नेता थे, क्लर्क वगैरह थे, दूसरे अधिकारी भी शामिल थे। तो ये सारे मध्यम वर्ग का उदय भारत में हुआ था, और इसी मध्यम वर्ग ने भारत में सामाजिक रूढ़ियों को हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैकाले ने भारत में शिक्षा नीति का आधार रखने के समय यह स्पष्ट कर दिया कि आम शिक्षण के लिए ना तो अंग्रेजी सरकार के पास संसाधन है और ना ही इच्छा। मैकाले के अनुसार अंग्रेजी शासन का यह प्रयास होना चाहिए कि शिक्षण नीति द्वारा एक ऐसे मध्यम वर्ग का निर्माण हो जो कि उनके एवं भारत की आम जनता के बीच दुभाषीय हो, जो खून और रंग से तो भारतीय हो, परंतु विचार, अभिरुचि, संस्कारों, विचारों एवं बौद्धिक रूप से अंग्रेज हो। इस वर्ग का मुख्य कार्य पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान को भारतीय भाषाओं द्वारा जनसाधारण में फैलाने का था। मैकाले यहाँ पर जो हैं, वो जब कंपनी का शासन था भारत के ऊपर, तो उस दौरान मैकाले एक प्रमुख लॉ से संबंधित अधिकारी थे। देखिए दोस्तों, अंग्रेज़ों का मेन फोकस ये था कि जो आम शिक्षा वगैरह है उसको बढ़ावा ना देकर, क्योंकि सरकार के पास उतने संसाधन भी नहीं थे, यहाँ बताया जा रहा है, तो मेन फोकस था कि जो आम शिक्षा है, गणित वगैरह है, जो नॉर्मली भारत की जो शिक्षा थी उसको बढ़ावा देकर, ऐसा कुछ भी करने का विचार नहीं था। मतलब आम शिक्षा को फैलाना नहीं था, मेन फोकस था कि जो पश्चिम में जो शिक्षा है वो भारतीयों को दी जाए, और उसमें भी भाषा, इंग्लिश जो भाषा है उसको सिखाया जाए। मतलब द्विभाषी लोग तैयार करना चाहते थे अंग्रेज, जो भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच मतलब संबंध स्थापित कर सके, मतलब दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर सकें। तो मेन फोकस जो था अंग्रेज़ों की शिक्षण प्रणाली का, वो ये था कि वो भारतीयों को एक तरह से पूरी तरह पश्चिमी रंग में रंगना चाहती थी, और भारतीयों को अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सिखाकर अपने लिए जो प्रशासन, जो उसके लिए प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन करना कठिन हो रहा था, उसको सरल बनाना चाहती थी, और भारतीयों को बताना चाहती थी कि जो पश्चिमी संस्कृति है, सभ्यता है, वो कितनी ज़्यादा ऊंची है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मध्यम वर्ग का सांस्कृतिक मूल कहीं और नहीं बल्कि औपनिवेशिक शासन की शिक्षा प्रणाली में था, किंतु मध्यम वर्ग के विकास का आर्थिक आधार नियंत्रित विस्तार की ब्रिटिश आर्थिक नीति में निहित है। भारत में पूर्ण विकसित औद्योगिकरण की नीति को कभी नहीं अपनाया गया, बल्कि आर्थिक नीति के केंद्र में औपनिवेशिक लाभ ही रहे। देखिए दोस्तों, भारत में कभी भी औद्योगिकीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, बल्कि जो आर्थिक गतिविधियां हो रही थी जिसमें भारत को लूटा जा रहा था, जिसके द्वारा,
बस उसी के द्वारा औपनिवेशिक लाभ प्राप्त करने की मतलब अंग्रेजों की नीति रही। अंग्रेजी शिक्षण का लाभ केवल संभ्रांतों तक ही सीमित था तथा उद्योगों का विस्तार भी कुछ संभ्रांत पारसी एवं मारवाड़ी व्यवसायियों के हाथ में था। मतलब जो औद्योगिकरण हुआ थोड़ा बहुत, ना के बराबर, वो क्या था कि कुछ उद्योग खोले गए, बट उनके मालिक कौन थे? जो कुछ बड़े जो अमीर जो व्यक्ति थे, पारसी मारवाड़ी व्यवसायी थे, उन्हीं के हाथों में उनका स्वामित्व था। अंग्रेजी शिक्षित औपनिवेशिक संभ्रांत वर्ग का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि औपनिवेशिक शासन के प्रत्ययों को ही प्रजननित कर रहे थे। जहां एक ओर मध्यम वर्ग एक शिक्षित संभ्रांत समूह था, वहीं दूसरी ओर इसकी आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति सीमित थी। मध्यम वर्ग सार्वजनिक क्षेत्र में एक सांस्कृतिक अगुवा था तथा इसकी भूमिका लगातार बदलती रही, सहयोगी संभ्रांत वर्ग से लड़ाकू संभ्रांत वर्ग तक, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ वो अंग्रेजों की शिक्षण नीति का उस पर विशेष प्रभाव था। अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई उसके चलते भारत में मध्यम वर्ग का उदय देखा गया, जिसमें कि मध्यम वर्ग भी ज़्यादा अच्छी ऊंचाइयां हासिल नहीं कर सका, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं का उद्योगों वगैरह में स्वामित्व रहा। और यही जो मध्यम वर्ग था इसने सामाजिक रूढ़ियों के प्रति प्रहार किया, मतलब सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए आवाज़ उठाई और सामाजिक रूढ़ियों सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उस समय जो भी आंदोलन चलाए जा रहे थे उसमें मध्यम वर्ग की एक अहम भूमिका थी। लेकिन हाँ, जो मध्यम वर्ग था उस समय उसकी आर्थिक और सामाजिक शक्ति सीमित थी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अब कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में मध्यम वर्ग कैसा था, मतलब आज़ादी के बाद भारत में मध्यम वर्ग कैसा था, तो देखिए ज़्यादा बदलाव नहीं आया, बट हाँ, मध्यम वर्ग के विकास में शिक्षण का महत्व अत्यधिक रहा। औपनिवेशिक काल में भी मध्यम वर्ग के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए, औपनिवेशिक टाइम पर भी शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट रोल था मध्यम वर्ग के उदय में। उसी तरह आज़ादी के बाद भी शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। शिक्षा के आधार पर मध्यम वर्ग एक विशिष्ट वर्ग के रूप में उभरा। उत्तर औपनिवेशिक काल में शिक्षा पर वर्चस्व इस वर्ग के वर्चस्व का आधार रहा। मतलब शिक्षा के कारण मध्यम वर्ग के उदय को और ज़्यादा बढ़ावा मिला और शिक्षा पर जिसका मतलब वर्चस्व था वो मध्यम वर्ग में भी काफ़ी अच्छी स्थिति में था। उच्च शिक्षा पर सरकारी नीतियों का केंद्र यही मध्यम वर्ग था। इसी कारण सर्व शिक्षा पर सरकार का दृष्टिकोण सीमित रहा। अब देखिए, जो ऊंची शिक्षा थी उस पर भी जो सरकारी नीतियां थी उसमें भी मध्यम वर्ग ही हावी रहा। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत में मध्यम वर्ग के विकास में शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी जो मध्यम वर्ग का उदय देखा गया या मध्यम वर्ग का जो विकास हुआ उसमें शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की कि समकालीन भारत में मध्य वर्ग कैसा है। मतलब कि आज़ादी के कुछ दशकों को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद से मध्यम वर्ग भारत में कैसा रहा है। स्पेशली 1990 के बाद से भारत में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ वो एक नया मध्यम वर्ग था। तो अब हम उसको हम अब समझने जा रहे हैं। तो भारत में नव मध्यम वर्ग के विकास का परिप्रेक्ष्य, मतलब कि किस संदर्भ में नव मध्यम वर्ग का विकास हुआ, नए मध्यम वर्ग का भारत में विकास हुआ। 1990 में मंडल आयोग रिपोर्ट को लागू किया गया, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सरकारी नौकरियों एवं शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण मिला। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण मिला। दूसरी ओर हाशिए पर स्थित समाज को राजनीति में स्थान प्राप्त हुआ और जाति आधारित राजनीति में पिछड़े वर्गों को आगे आने का अवसर मिला। भूमंडलीकरण के साथ ही वैश्वीकरण से इस प्रक्रिया में एक नया मोड़ आया। भारतीय नव मध्यम वर्ग पाश्चात्य नव मध्यम वर्ग की भांति एक आयामी ना होकर बहुआयामी है। 90 के दशक में नई आर्थिक नीतियों से नव मध्यम वर्ग की संकल्पना में परिवर्तन आए। 60 के दशक तक जो मध्यम वर्ग गांधीवादी एवं नेहरूवादी त्याग का प्रतिरूप था, वह अब एक उपभोक्ता के रूप में उभर कर आया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि आखिर भारत में नए मध्यम वर्ग का उदय किस प्रकार से हुआ, क्या कारण थे या किस तरह से
उसका उदय हुआ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि 1990 के टाइम पर मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था। अब जैसे कि एससी और एसटी वर्ग के लोगों को तो पहले ही आरक्षण दे दिया गया था, बट ओबीसी बहुत सारे जो लोग थे उनको ओबीसी के अंतर्गत यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखकर उन्हें आरक्षण की व्यवस्था दी गई। इससे हुआ ये कि अब वो मध्य वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए। अब उनकी जो राजनीति में जो सक्रियता थी वो बढ़ी। इसके अलावा वैश्वीकरण हो रहा था, जिसके चलते 1990 में भारत ने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया। तो 90 के दशक में भारत ने जो नई आर्थिक नीति को अपनाया था, इसका भी एक प्रभाव था नए मध्य वर्ग पर, जिसके कारण नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। नए मध्य वर्ग का पहला निर्धारक चिन्ह है इसका उपभोक्ता के रूप में उभार। यह उभार सबसे पहले मारुति कार के युग में देखा गया, जबकि एक मध्यम वर्गीय उपभोक्ता का चतुर्वाहिनी से संबंध बना। 90 के दशक में विज्ञापन युग का प्रारंभ हुआ। विज्ञापनों द्वारा कुछ प्रमुख उपभोक्ता उत्पादों का सामान्यीकरण हुआ। जिस उपभोक्ता संस्कृति से संयम का प्रचलन था, उसमें वातानुकूलित गाड़ी, फ्रिज इत्यादि सामान्य मध्यम वर्गीय जीवन का हिस्सा बने लगे। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली जो चीज़ थी नए मध्य वर्ग की पहचान के लिए, वो था कि इसका उपभोक्ता के रूप में उभरना। उपभोक्ता मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अब खरीद सकता था। जब व्यक्ति की खरीदने की क्षमता बढ़ी, तो वो नए मध्य वर्ग के रूप में सामने आया। जैसे कि कई सारी वस्तुएं थी, जैसे कि कार, फ्रिज और भी चीज़ें, तो इनकी जो खरीदारी थी सामान्य हो गई। लोगों ने इन्हें सामान्य रूप से अपने पास रखना शुरू किया। तो ये एक तरह से दर्शा रहा था कि अब जो मध्य वर्ग उभर रहा है वो एक उपभोक्ता है। एक उपभोक्तावाद संस्कृति उभर रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री पर, खरीद पर जोर दिया जाता है। तो जिसके कारण अब जिस मध्य वर्ग की खरीदने की क्षमता बढ़ रही थी, वो नए मध्य वर्ग के रूप में सामने आया। वैश्वीकरण के युग में नए मध्यम वर्ग का दूसरा निर्धारक चिन्ह रहा राष्ट्रवाद की ओर इसका झुकाव। अब जो ये नया मध्यम वर्ग उभर रहा था, इसका झुकाव राष्ट्रवाद की ओर था। मतलब देश में जो राष्ट्रवाद होता है उसकी ओर इसका झुकाव था। इस काल में मध्यम वर्ग की राजनीति का चिन्हक उन राजनीतिक पार्टियों का विकास था जिन्होंने स्थानीय निम्न श्रेणी व्हाइट कॉलर काम करने वालों की चिंताओं को संबोधित किया। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, 60 के दशक में शिवसेना ने महाराष्ट्र में मध्यम वर्गीय असुरक्षा एवं बाहरी प्रवासियों से होने वाली अव्यवस्था को राजनीति का मुख्य मुद्दा बनाया था। आगे जाकर इसी राजनीति ने मुंबई में रोजगार के लिए आने वाले अन्य राज्यों के लोगों के खिलाफ मराठी अस्मिता को खड़ा कर दिया। एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के तहत बाहरी व्यक्तियों में गैर हिंदू वर्गों को भी सम्मिलित किया गया। इस राजनीति को मध्यम वर्गीय समर्थन प्राप्त है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नए मध्यम वर्ग की कुछ पहचान बताई जा रही कि नया मध्यम वर्ग जो था वो उपभोक्ता वर्ग था। नया मध्यम वर्ग जो था उसमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई है। नया मध्यम वर्ग था तो उसने कुछ ऐसी राजनीति का भी समर्थन करना शुरू किया है जो उसे नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे कि शिवसेना महाराष्ट्र में एक राजनीतिक दल है, तो ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने रोजगार जैसी समस्या को मुद्दा बनाकर अन्य जो देशों राज्यों से लोग आ रहे थे उसके खिलाफ मराठी व्यक्तियों को खड़ा किया। मतलब एक तरह से गंदी राजनीति इन्होंने शुरू की, जिसका यहाँ पर जो मध्य वर्ग था उसने समर्थन भी किया। तो ऐसी यहाँ पे राजनीति देखी गई नए मध्यम वर्ग के द्वारा। भारत में नव मध्यम वर्गीय राजनीति में एक सुधार 2011 के आसपास इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान आया। तो यहाँ तक अभी हमने देखा कि नए मध्यम वर्ग में जो राजनीतिक भावना थी उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन 2011 में एक सुधार देखने को मिलता है।
आम आदमी पार्टी का निर्माण जो कि इसी गुट का एक टूटा हिस्सा था, मतलब एक मूवमेंट चला था, आपको याद होगा 2011 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। अब इसमें अन्ना हजारे ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और इसी का एक टूटा हुआ आंदोलन का एक हिस्सा था आम आदमी पार्टी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी। भारतीय मध्यम वर्गीय राजनीति में एक ऐसे क्षण का प्रतीक है जो कि बहुत निराला था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन लोगों का एक ऐसा आंदोलन था जो कि सही मायने में भारत में एक आधुनिक समाज के निर्माण की इच्छा का प्रतीक था, ना कि एक भ्रमित करने वाली राजनीति का। आम आदमी पार्टी का सक्रिय राजनीति में आना राजनीति की परिभाषा में एक बदलाव था। अब तक आम आदमी का काम सक्रिय राजनीति से बाहर था। गांधीवादी विचारधारा ने राजनीति को एक भ्रष्ट कार्य का दर्जा दे रखा था। राजनीति केवल पश्चिमीकरण से प्रभावित धन संपत्ति से परिपूर्ण विशिष्ट वर्ग का क्षेत्र था। पहली बार राजनीति एक सामान्य कार्य के रूप में उभरी जो कि सामान्य आम आदमी के लिए भी एक क्षम्य कार्य का क्षेत्र था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब नया मध्य वर्ग की राजनीति में एक सुधार देखने को मिलता है। वो ये कि अब नया मध्य वर्ग अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। अब वो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसका एग्जाम्पल था 2011 में जो करप्शन के अगेंस्ट एक आंदोलन चलाया गया था अन्ना हजारे के द्वारा। ये एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन था और इसी के बाद एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी की इतनी जोरदार विजय होती है। तो ये दिखा रहा था कि किस तरह से भारतीय नया मध्य वर्ग कितना मतलब सक्रिय हो रहा है, कितना मतलब अपने अधिकारों को लेकर अब वो सक्रियता दिखा रहा है। इससे पहले क्या था कि राजनीति को बहुत गंदा माना जाता था, राजनीति से लोग बाहर ही रहते थे, आम आदमी राजनीति में इतना सक्रिय नहीं था। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि क्या उदारीकरण ने समकालीन नए मध्य वर्ग में प्रजातांत्रिक राजनीति को मजबूत किया है? मतलब उदारीकरण हुआ है 1990 के बाद, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया गया है। क्या इससे लोकतांत्रिक राजनीति बढ़ी है, मजबूत हुई है? तो देखिए, ये तो है कि लोकतांत्रिक राजनीति मजबूत हुई है, जनता अपने अधिकारों के प्रति मतलब ज़्यादा जागरूक हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे भी साथ ध्यान में रखने वाली बात ये है, यहाँ पे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर मध्यम वर्ग का झुकाव यह दर्शाता है कि उदारीकरण के पश्चात नव मध्यम वर्ग अब उसी राजनीतिक विचार को दृढ़ करेगा जो तेजी से निजीकरण एवं आर्थिक नवीनता को अपने राजनीतिक कार्यक्रम में सम्मिलित करेगा। केंद्र में एक दृढ़ एवं पूर्ण बहुमत की सरकार से नव मध्यम वर्ग की आर्थिक आकांक्षाएं जुड़ी हैं। बढ़ते हुए सामाजिक ध्रुवीकरण के बदले यह मध्यम वर्ग निष्पक्ष राजनीति की इच्छा से भाजपा से जुड़ रहा है। इसके लिए मध्यम वर्ग इस पार्टी की अल्पसंख्यक विरोधी छवि को भी नज़रअंदाज करने में पीछे नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जो नया मध्यम वर्ग उभर रहा है, अब उसकी खासियत ये है कि अब ये जो नया मध्यम वर्ग है, ये समाजवाद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसको समाजवाद से कुछ लेना देना नहीं है। नया मध्यम वर्ग उसी पार्टी को अब अपना समर्थन दे रहा है जो पार्टी पूंजीवाद की बात करे, प्राइवेटाइजेशन पर जिसका अधिक ध्यान है। और हकीकत है, जब जनता पार्टी सरकार में आई थी तो उसने प्राइवेटाइजेशन जो आर्थिक नवीनता है इसके बारे में कई सारे कार्यक्रम की घोषणा की थी। और आज भी हम देख सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा ऐसे कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन वगैरह को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं भी देखो ऐसा कोई विरोध हमें देखने को नहीं मिल रहा है इतना ठोस कि निजीकरण का कहीं विरोध देखने को, भारत में कुछ खास विरोध देखने को मिले। आज नॉर्मली हर इंसान पूंजीवाद के पक्ष में बोल रहा है। तो नया जो मध्य वर्ग की खासियत है वो ये है कि वो उसका झुकाव पूंजीवादी निजीकरण और आर्थिक नवीनता की तरफ है। भले ही बीजेपी पर ये आरोप लगता है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है, बट फिर भी मध्यम वर्ग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है और उसका मेन फोकस है उसी पार्टी पर है जो पार्टी उसके आर्थिक हितों को पूरी करेंगी। मतलब प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण वगैरह को काफ़ी बढ़ावा देंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने मध्यम वर्ग को औपनिवेशिक टाइम पर देख लिया, फिर आज़ादी के बाद देखा मध्यम वर्ग कैसा था, और उसके बाद जो 1990 का दशक था उसमें नया मध्य वर्ग किस तरह उभरा
उसको अभी हमने देख लिया। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। भारत में नव मध्यम वर्ग को समझने के लिए इस वर्ग को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोणों से समझना आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से इस वर्ग को देखने से यह स्पष्ट होता है कि मध्यम वर्ग की कल्पना मुगल काल से भारत में की गई है। इस काल में मध्यम वर्ग भले ही संकुचित एवं संख्या में कम रहा, परंतु समृद्धि एवं सामाजिक चेतना में यह वर्ग दृढ़ता का प्रतीक था। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शिक्षण नीति ने इस वर्ग के साथ विशिष्टता को जोड़ दिया। इसके होते हुए भी मध्यम वर्गीय राजनीति एक बदलाव की राजनीति थी। मध्यम वर्ग ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया, अपितु स्वतंत्र भारत को सबल भी किया, परंतु विशिष्टता की इसकी कमी के रूप में भी उभरी। देखिए दोस्तों, अब जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखते हैं, हिस्टोरिकल रूप से देखते हैं, तो मुगल काल में भी भारत में मध्यम वर्ग था। जैसे कुछ व्यापारी, व्यवसायी वगैरह थे, जमींदार वगैरह भी, छोटे जमींदार वगैरह भी थे, तो वो भी मध्यम वर्ग के हिस्से थे। हालांकि बहुत कम था मध्यम वर्ग, बहुत छोटा था उस समय, बट फिर भी था। इसके बाद फिर औपनिवेशिक काल आता है, तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों की जो शिक्षा प्रणाली थी, एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत भारत में मध्यम वर्ग देखा जाता है। लेकिन उस समय भी जो अमीर वर्ग के लोग थे, उनका शिक्षा पर मतलब प्रभुत्व था। तो ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, वो पहले से ही अमीर थे या मध्यम वर्ग से ऊपर थे। तो ये इसकी एक कमी थी, बट फिर भी मध्यम वर्ग का उदय हुआ था अंग्रेजी शिक्षण नीति के कारण। और इस मध्यम वर्ग में बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, अधिकारी थे, बहुत नेता भी निकले और बहुत सरकारी काम करने वाले लोग भी निकले। और इन्हीं मध्यम वर्ग ने स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया। स्वतंत्र भारत में सीमांत वर्गों को भी आगे आने के अवसर प्राप्त हुए। नव मध्यम वर्ग ने इस दौरान अंध पश्चिमीकरण की आड़ ले अपने हितों को सर्वोपरि रखा। समकालीन नव मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से दृढ़ होने में विश्वास रखता है, परंतु साथ में राजनीतिक तौर पर अभी भी पाश्चात्य लोकतांत्रिक राजनीति को अपनाने से कदम पीछे खींचता है। तो देखिए दोस्तों, अब आज़ादी के बाद फिर जो सीमांत लोग थे, मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे, वो भी मध्य वर्ग में शामिल हुए। धीरे धीरे उन्होंने भी शिक्षा हासिल की, तो उन्हें ऐसे अवसर मिले जिससे कि वो नए मध्यम वर्ग में आए। और उस समय अंध पश्चिमीकरण से उन्होंने अपने हितों को भी पूरा किया। जो नया मध्य वर्ग था, उन्होंने अपने हितों को पूरा करने की कोशिश की। बट फिर आज की बात करते हैं, अगर हम नए मध्यम वर्ग की, तो उसका मेन उद्देश्य है कि वो अपने आर्थिक हितों को पूरा करना चाहता है। अपने आर्थिक हितों को मतलब पूरा करने में वो विश्वास करता है। फिर भी मध्य वर्ग उतना सक्रिय राजनीति में नहीं है जितना कि पाश्चात्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में मध्य वर्ग रहा है। बट फिर भी धीरे धीरे देखा जा रहा है कि राजनीति में भारतीय लोगों की, स्पेशली मध्य वर्ग की सक्रियता बढ़ रही है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो नया मध्य वर्ग उभर रहा है भारत में, अभी उसका मेन उद्देश्य है अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में हमने बातें की मध्य वर्ग के बारे में। तो मध्य वर्ग के बारे में जितनी भी बातें की, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके आप नोट्स को राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको ये रिमेंबर रहें। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और वैसे ही चैप्टर हो सकता है कि सबको इतनी जल्दी समझ ना आए, थोड़ा सा टफ़ भी है, बट टफ़ नहीं है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लें, अपने माइंड में कुछ बातें, कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको रिमेंबर रखें, तो कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।